मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। ये मेरा यूनिटरी मेथड के ऊपर सेकेंड वीडियो है। इसमें आप आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की किताबों से क्लास 6, 7, 8 के क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹120, हाउ मच पेट्रोल विल कॉस्ट ₹440। क्या है, किस मेथड में सॉल्व करेंगे? यूनिटरी मेथड में सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब 1 यूनिट में है, 1 यूनिट के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, माने एक इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, जिसके लेफ्ट में कुछ लिखना पड़ता है और इक्वल टू के राइट में कुछ लिखना पड़ता है। लेफ्ट में क्या लिखें और राइट में क्या किसको लिखें। जिसकी डबल वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको लेफ्ट में लिखना पड़ता है, और जिसका सिंगल वैल्यू दिया है वो राइट में लिखना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे डबल वैल्यू किसकी दी हुई है। एक बार 120 रुपया और एक बार 440 रुपया, तो रुपया 2 बार दिया है। और लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना दिया है? 1 बार दिया है, और यही निकालना है। जो निकालना है वो राइट, जो दिया है वो जिसका डबल वैल्यूज दिया है वो लेफ्ट में। तो इस तरह से जो पहला सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, इस तरह से कुछ देते हैं, तो हमें उसके अपने हिसाब से सजाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या सजाएंगे? पहले पेट्रोल दिया है, बाद में रुपया दिया है, तो हम रुपये को पहले लिखेंगे और पेट्रोल को राइट में। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? ₹120, 120 रुपये में पेट्रोल खरीदते हैं। कितना? 1.5 लीटर्स। ये पहला सेंटेंस हो गया, जिसमें रुपया लेफ्ट में आ गया और पेट्रोल राइट में, और निकालना राइट वाला सब्जेक्ट पड़ता है, यानी पेट्रोल निकालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? यूनिट में 1 यूनिट 120, 1 यूनिट के लिए क्या करना पड़ता है? लेफ्ट का जो नंबर है इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 120 को जब 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 1। तो यहाँ पे ₹1 मिल गया। ये 120 कहाँ पे शो होगा? 1.5 के नीचे, यानी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 120 को नहीं लिख के हम इस तरह से लिखते हैं ₹1 पेट्रोल बॉट। एक्चुअली जिन चीज़ का है कि 120 रुपया 1 डिवाइडेड बोथ साइड बाई 120, लेकिन ये सेंटेंस हम एक्शन तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं। लिखेंगे क्या? ₹4 बोल के। तो ₹4 पेट्रोल बॉट कितना? 1.5 बाई 120। और इसमें रीज़न क्या देंगे, मैंने लॉजिक क्या देंगे? लेस मनी लेस पेट्रोल। 120 रुपये में जितना पेट्रोल मिलेगा, 1 रुपये में उससे 20 गुना कम मिलेगा, तो लेस मनी लेस पेट्रोल। नेक्स्ट क्या है? पहला 2 हो गया, एक 120 को पहला लाइन दे दिया, ये पहला लाइन यहाँ पे कवर हो गया। दूसरा हमने बना दिया 120 को 1, मैंने लेफ्ट में जो भी रहेगा उसको 1 बनाना है। और थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? अभी नेक्स्ट जो रुपया दिया भाई, इस 1 को 440 से मल्टीप्लाई करना। तो ₹4, अब 120 रुपये में मिलता है इतना पेट्रोल, 1 रुपये में मिलेगा इतना पेट्रोल। रीज़न दे दिया लेस मनी लेस पेट्रोल। अब 440 रुपये में कितना पेट्रोल मिलेगा, तो ये हिसाब से लगा दिया। इसको कैलकुलेट करके 5.5 लीटर्स मिला है। और रीज़न क्या है? 1 रुपये में जितना मिलेगा 440 में उसका ज़्यादा मिलेगा। मोर मनी मोर पेट्रोल। हेंस क्या आंसर आया? ₹440 इज़ द कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब सेम क्वेश्चंस को हम प्रोपोर्शनल मेथड में करेंगे। ये क्या होता? तो आइए देखते हैं प्रोपोर्शनल मेथड में। तो 1.5 लीटर सेम क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इस फॉर्मेट में भी हमको जिसका डबल वैल्यूज होगा वो लेफ्ट में, और जिसका 1 वैल्यूज दिया दूसरा निकालना है तो उसको राइट में लिखते हैं। इधर में देखिए, ये रुपया किस में दिया है? यूनिट में मनी है, रुपीज़ के यूनिट में दिया हुआ है। पेट्रोल किसके यूनिट में दिया हुआ है? लीटर के यूनिट में। तो यहाँ पे यूनिट लिख देना पड़ता है। तो यूनिट लिख दिया। पहला कितना हुआ? 120, और यहाँ पे 120 में कितना मिलेगा? 1.5 लीटर्स। तो 440 रुपीज़ में कितना मिलेगा? सपोज m लीटर्स पेट्रोल मिलेगा, तो इस m को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेट ₹440 बी द कॉस्ट ऑफ m लीटर्स ऑफ पेट्रोल। जनरली x होता है, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, लेट ₹440 बी द कॉस्ट ऑफ m लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब सवाल होता है कि ये सेंटेंस हमने क्यों लिया? आपको क्यों m को मैंने m या x कुछ भी हो,
क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम जब सजाएंगे तो इस जगह को हम वैकेंट नहीं रख सकते। यहाँ पे दोनों को, ये 120 के साथ तो 1.5 है, 440 के साथ क्या है, नहीं है कुछ। तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन मार्क होगा या एक्स होगा या फिर कुछ होगा, जो भी होगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर को हम समझा सकें कि एम, यहाँ पे जो एम है उसको वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिसाब से। तो ये हमने रीज़न किया दिया, विथ मोर मनी वी कैन बाई मोर पेट्रोल, सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये क्या है, ज़्यादा रुपया ज़्यादा पेट्रोल, कम रुपया कम पेट्रोल। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसका रेशियो ऑफ मनी, मनी का रेशियो और रेशियो ऑफ पेट्रोल डायरेक्ट होगा। जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में इन दोनों का रेशियो और बीच में इक्वल टू का साइन। फर्स्ट वैल्यू ऑफ रुपीज़ इज टू सेकेंड वैल्यू ऑफ रुपीज़, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म ऑफ पेट्रोल, सेकेंड टर्म ऑफ पेट्रोल। अब यहाँ से क्या हो गया, रेशियो ऑफ मनी में ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इनकी रेशियो बैठा दिया 120:440 इक्वल टू कितना होगा 1.5:m। अब यहाँ पे अब ये कहाँ पे आ गया, प्रोपोर्शनल के सिस्टम में आ गया, यानी एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा है, ये पहला और आखिरी 120 × m, ये किसके इक्वल टू होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी 440 × 1.5। अब यहाँ से m की वैल्यू निकल गई, कैसे निकल गई, 120 को वो साइड डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, तो काट के यहाँ पे 5.5 हमारा आंसर आया। हेंस द 440 इज द कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 25 men can weave 120 meter of cloth in a day, how many meters of cloth will be woven by 40 men in a day? 25 आदमी बुन रहे हैं क्या, 120 मीटर का कपड़ा, कितने दिन में, एक दिन में। ऐसे में बताओ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी वोवन बाय 40 men इन ए डे। एक दिन में 40 आदमी अगर काम करते हैं तो कितना मीटर कपड़ा वो बुन लेंगे। तो किस में कैसे समझाएंगे, पहले यूनिटरी मेथड में समझाएंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है, और एक इक्वल टू और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट। अब इसमें लेफ्ट में क्या रहेगा, राइट में क्या रहेगा, क्या बोला है, डबल वैल्यूज़ किसकी दी हुई है, 25 men 40 men, यानी मेन का डबल वैल्यू, यानी मेन जाएगा लेफ्ट में, और कपड़ा का क्या है 120, दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है। तो एक मिल गया, दूसरा निकालना है, माने ये राइट वाला चीज़ हो गया। अब हमको 25 men तो यहाँ पे दिया हुआ है, मेन लेफ्ट में और क्लॉथ राइट में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, पहला सेंटेंस, क्लॉथ वोवन बाय 25 men इन ए डे, दोनों तरफ से डे सेम है, इन ए डे। तो इन ए डे इक्वल टू 120 मीटर। तब 25 को 1 करना है, क्या करेंगे, 25 को 25 से डिवाइडेड बोथ साइड बाई 25 बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे क्लॉथ वोवन बाई 1 man इन ए डे। तो जो यहाँ पे रहेगा इसके नीचे 25 दे देंगे, और रीजन लेस मैन लेस क्लॉथ वोवन, कम आदमी होगा तो कपड़े भी कम बुना जाएगा। तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 25 हो गया, 25 हो गया, 1 हो गया, अब नेक्स्ट 40 हो। अब इसको 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया 120 × 40 नीचे 25। अब इसको सॉल्व करके कितना मिला, 192 मीटर मिला। रीज़न क्या दिया, मोर मेन, ज़्यादा आदमी, यानी एक आदमी जितना काम करेगा 40 आदमी उससे 40 टाइम ज़्यादा काम करेगा। मोर मेन मोर क्लॉथ वोमेन, ज़्यादा कपड़ा बुनेगा। देखो 25 आदमी करते थे 120, तो 40 आदमी होने से ये 192 मीटर कपड़ा वो बुन लेंगे एक दिन में। हेंस 40 men कैन वीव 192 मीटर क्लॉथ इन ए डे। तो ये होता है यूनिटरी सिस्टम। अब इसको, इसका ड्यू है, आप इसको प्रोपोर्शनल मेथड में भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 bags of wheat of equal size weigh 25 kg. How many such bags of wheat will weigh 35 kg? तो क्या है, यूनिटरी मेथड में करेंगे। तो यूनिटरी मेथड का मतलब, अब इसमें पहले लेफ्ट और राइट करना पड़ेगा। किसकी डबल वैल्यूज़ दी हुई है, 25 kg 35 kg, तो kg का डबल वैल्यूज़ मैंने kg लेफ्ट में आएगा, और बैग का कितना दिया, एक दिया है, दूसरा मांगा है, तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में
बैग पहले दिया है और वज़न 25 केजी बाद में दिया है, लेकिन हम पहला सेंटेंस को हमें इस तरह से लिखना है कि जहाँ पे केजी लेफ्ट में आ जाएगा और बैग राइट में। तो क्या करेंगे, 25 केजी इज़ द वेट ऑफ 5 बैग्स ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे केजी लेफ्ट में आ गया और बैग राइट में चला गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 25 को 1 करेंगे, देयरफॉर 1 केजी इज़ द वेट ऑफ 5/25 केजी ऑफ ए बैग ऑफ व्हीट इस 35 केजी। 25 का 1 हो गया, 1 का 35 हो गया, और इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें मिला है नंबर ऑफ बैग्स 7। तो क्या लिखेंगे, द 7 बैग्स ऑफ व्हीट विल वेट 35 केजी। इसी को प्रोपोर्शनल मेथड में अगर करें तो कैसे करें, वी नो दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ बैग्स द ग्रेटर इज द वेट एंड वाइस वर्सा, सो द वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैग्स। अब इस सेंटेंस को लिखने की क्या ज़रूरत है प्रोपोर्शनल मेथड में, वहाँ पे तो हमने नहीं लिखा यूनिटरी मेथड में। तो प्रोपोर्शनल मेथड में ये बार बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है। तो यही प्रोपोर्शनल मेथड का में है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल मेथड में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें उन दोनों का रिलेशन प्रूफ कर सकेंगे कि इन दोनों के बीच में, मैंने बैग और वेट के बीच में क्या रिलेशन है। बैग और वेट में ज़्यादा बैग ज़्यादा वेट, या फिर उल्टा ज़्यादा बैग कम वेट। तो मैंने क्या रिलेशन है, दो ही रिलेशन होते हैं, या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, या फिर दोनों बढ़ेंगे तो या दोनों कम होंगे, दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शनल मेथड में हमें आगे बढ़ने से पहले उन दोनों का रिलेशन प्रूफ करना पड़ता है। आज रिलेशन कैसे प्रूफ होगा, तो एक सेंटेंस के थ्रू से प्रूफ होगा, और यही सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है, इसी के नंबर हमें मिलते हैं। तो वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ बैग्स द ग्रेटर इज़ द वेट एंड वाइस वर्सा। जितने बैग के नंबर, बैग की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, हर बैग में तो चीज़ भरा होगा तो उसका इक्वल वेट में भरा होगा। ये नहीं कि किसी में 2 केजी तो किसी में 5 केजी, ऐसा होने से यहाँ पे लिख देते हर बैग में 5 केजी का आता है, 5 केजी का आता है। तो ऐसे जितने ज़्यादा बैग होंगे उतना ज़्यादा वज़न होगा, जितना कम नंबर बैग की नंबर संख्या जितनी कम होगी और वज़न भी उतना कम होगा। हर बैग में 5 केजी का आटा आता है। तो ये हमने रीज़न दे दिया, कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, और ऐसा तब होता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैग्स। वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैग्स। अब उल्टा भी लिख सकते थे, बैग नंबर ऑफ बैग्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो जैसा हमारा यहाँ पे लिखेगा, चाहेगा, मांगेगा, उस हिसाब से हम उसको सेंटेंस को लिखेंगे। लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में के हिसाब से अरेंज करेंगे। अगर इन्वर्स होगा तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये इन्वर्स के हिसाब से होगा। तो इसीलिए दो हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट है, तो हम ये जहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे तो उसके लिए हमको पहला लिखना पड़ेगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द एम नंबर ऑफ बैग्स विल वे 35 केजी ऑफ व्हीट। तो हमें ये इतना, हमें तो नहीं क्या दिया हुआ है, 25 केजी और 5 बैग, और मांगा कितना है, 35 बैग। 35 बैग का वज़न कितना होगा हमें इस स्टेज में नहीं मालूम। तो हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हमने एक एम, या फिर आप इसको एक्स भी बोल सकते हैं, लिख द एक्स नंबर ऑफ बैग्स वे 35 केजी ऑफ व्हीट। देन द रेशियो ऑफ द वेट्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स। वेट का रेशियो और बैग का रेशियो दोनों सेम होगा। तो वेट का रेशियो क्या है, पहले 25 केजी, उसके बाद 35 केजी, यानी 25:35। ये किसके इक्वल टू होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स। 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एम 5 को। 35 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। तो इन दोनों का रेशियो इस सिमिलरली अरेंजमेंट में कर दिया, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। मैंने 25 के साथ 5, 35 के साथ एम। अब इसको इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 25 एम इंटू 35 इंटू 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 के साथ एम, 35 के साथ 5, और ऐसे में बोथ साइड 25 से डिवाइड किया। एम की वैल्यूज़ मिल गई 7। द 7 बैग्स ऑफ व्हीट विल वे
35 kg। इसमें भी सेम था, द सेम चीज़ है, खाली मेथड अलग है, आपको दोनों ही सीखना है। चलिए अब एक और मेथड, सेम क्वेश्चन का एक और मेथड आ जाता है। अब ये क्या मेथड है? ये मेथड है मल्टीप्लाइंग रेशियो मेथड। मल्टीप्लाइंग रेशियो मेथड क्या है कि किसी एक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कैसे रेशियो से, कौन से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, वही निकालना हमारा, हम इस क्वेश्चन में वही निकालेंगे। तो चलिए देख शुरू करते हैं। वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ बैग्स, बैग्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर इज़ द वेट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस को हम इस तरह से लिखने पड़ते हैं, वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ बैग्स द ग्रेटर इज़ द वेट एंड लेज़र इज़ द नंबर ऑफ बैग्स द लेज़र इज़ द वेट। ये सेकेंड सेंटेंस को चूँकि ना लिखना पड़े और लेकिन उसका मतलब समझ में आ जाए, इसलिए वाइस वर्सा लिखते हैं। वाइस वर्सा क्या होता है? इस ऊपर का जो सेंटेंस है ठीक इसका अपोजिट। तो या तो लिख दो दोनों सेंटेंस को, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, और नहीं होगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से समझ में आ जाएगा तो कम होगा तो कम होगा, नहीं तो ऊपर में सेंटेंस होगा तो कम होगा तो कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो उसका मतलब कम होगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो अगर हम एक को लिखें दूसरा को नहीं लिखें, उसकी जगह में वाइस वर्सा लिखना पड़ता है। सो द वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैग्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इन दोनों के रिश्तों में ये रिश्ता जो है डबल मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है। द वेट हैज़ इंक्रीज इन द रेशियो। तो आप देखना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो 25 था वो 35 हो गया है, बढ़ गया है। चूँकि बढ़ गया है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो बैग की संख्या भी बढ़ेगी। अब बैग की अगर संख्या बढ़ेगी तो हमको, तो ये हमें 5 को, ये जो 5 बैग्स है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 रेशियो से। अगर कम होगा तो ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा नंबर। अगर बढ़ेगा तो आने वाला आंसर अगर 5 से ज़्यादा होगा तो ऊपर में बड़ी वाली संख्या यानी 35 और 25 को कंपेयर करेंगे। 35 बड़ा है तो 35 ऊपर रहेगा और 25 नीचे। ऐसे में जो संख्या आएगी वो 5 से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम आने वाली संख्या अगर 5 से छोटी होती तो क्या करते? ठीक इसको रिवर्स कर देते, 25 ऊपर 35 नीचे। लेकिन यहाँ ये हमारा आंसर यहाँ पे 25 है, तो 25 केजी में 5 बैग में 25 केजी, तो 35 बैग में कितना? तो जो भी आंसर आएगा वो 5 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए 35/25 ये हमारा मल्टीप्लाइंग रेशियो हो गया। तो इसको कैसे सजाते हैं? इस हिसाब से सजाते हैं। तो यहाँ से 7 आया, यही हमारा आंसर हो गया। If the cost of 5 balls is ₹60, then find the cost of 7 such balls। 5 बॉल है जिनकी कीमत 60 रुपीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही 7 बॉल्स की कीमत क्या होगी? तो हियर द नंबर ऑफ बॉल्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉस्ट। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स इज ₹m, देन रेशियो पहला कितना है? 5:7। 5:7 मैंने बॉल का नंबर, बॉल का रेशियो 5:7, ये इक्वल टू किसका होगा? रुपये का रेशियो। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 बॉल 60 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे ये 5, ये यहाँ पे रेशियो में 5 पहले तो रुपये में 60 पहले। उसके बाद 7 बॉल्स 5:7, 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एम को, तो एम के लिए 7। तो यहाँ पे ये नंबर का जो अरेंजमेंट है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसकी पहले रेशियो को जैसा लिखेंगे दूसरे को भी उसी अकॉर्डिंग में सजाना पड़ेगा, तब जाके हमारा मैंने आंसर आएगा। वो किसके लिए? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए 5 बॉल के साथ जो रुपया है वो रुपया पहले लिखेंगे, यहाँ पे चूँकि 5 लेगा। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट करते कि 7 पहले लिखते और 5 बाद में, यानी 7:5, तो फिर ये भी चेंज हो जाता, m:60 हो जाता। ऐसे में भी हमारा आंसर सेम निकलेगा। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रेशियो ऑफ बॉल्स जो निकालेंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, तो उसी हिसाब से रुपये को भी अरेंज करना पड़ेगा। 5 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो पहला आएगा इक्वल टू के, और उसके बाद में 7 वाला। तो इस हिसाब से बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल देते हैं। ऐसे इसमें क्या आएगा? इसमें 84 आया, तो यही द कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स इज ₹84। चेक द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स 5/7 कॉस्ट ऑफ, दोनों को देखते हैं।
ये देखते हैं इसमें 7 आएगा। ये क्या चीज़ होगा, अब ये फिर अगले कहीं पे समझाएंगे। इफ़ 4 लीटर्स ऑफ कॉस्ट ऑयल कॉस्ट ₹60, हाउ मच विल 9 लीटर्स कॉस्ट। 4 लीटर तेल का कीमत अगर ₹60 है तो 9 लीटर की कितनी कीमत है। तो वही यूनिटरी मेथड में करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अब इसमें लेफ्ट एंड राइट होगा। लीटर का कितना दिया 2 बार, 4 लीटर 9 लीटर, लीटर लेफ्ट में आ गया। रुपया का कितना दिया है 1 बार, दूसरा निकालना है तो उसका मतलब रुपया राइट में। अब कैसे लिखेंगे, ये तो पहले ही लिख दिया है, 4 लीटर, लीटर लेफ्ट में और रुपया राइट में। तो इसी सेंटेंस को कॉपी करके लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू ₹60। अब 4 का 1 करेंगे और 1 का 9, और इस तरह से 135 आंसर आ गया। इसी को जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करेंगे तो अब उसके लिए हमें क्या, ये जो इस तरह का जो फॉर्मेट करेंगे उसमें 4 और 60 तो दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, लेकिन 9 के साथ ये जो नंबर जो हमारा आंसर आएगा वो नहीं दिया, तो उस नंबर को हमने एम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एम की जगह में एक्स भी कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा है, देन ऑन राइटिंग द, हर क्वेश्चन को का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है, इसलिए कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट को किस तरह से सजाना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, इसके बारे में आपको नॉलेज और अच्छा से मिले। तो इसके लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया है। देन ऑन राइटिंग लाइक टर्म्स टुगेदर वी हैव। अब देन ऑन राइटिंग लाइक टर्म्स टुगेदर वी हैव, लाइक टर्म्स की क्या मतलब, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, फर्स्ट रेशियो इज ऑफ क्वांटिटी का फर्स्ट रेशियो और कॉस्ट का फर्स्ट रेशियो, उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। ये जो अगर लाइन के हिसाब से पढ़ें, 4 किसको, ऊपर वाला 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऊपर वाला 4 रिप्रेजेंट कर रहा था 60 को, ये उसको ऊपर वाला 4, ऊपर वाला 60। 4 के नीचे जो 9 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी जो हमने यहाँ पे लेट एम बी द कॉस्ट, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 4:9 अगर इसका रेशियो होगा तो इसका रेशियो होगा 60:m। चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कर रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अगर रेशियो 4:9 होगा तो यहाँ पे भी 6:m होगा। तो इस हिसाब से सजा दिया। यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया, क्वांटिटी किस में है, लीटर्स में है। क्वांटिटी यूनिट में लिखना पड़ता है, लीटर के यूनिट में है। रुपया किसके यूनिट में है, 1000 में भी हो सकता है, लेकिन जस्ट रुपीज़ दिया हुआ है तो यहाँ पे रुपीज़ लिखा। अब रेशियो लाइक टर्म्स, इसी को लाइक टर्म्स करने का मतलब क्या है कि इसका जो अरेंजमेंट है वो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से किया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हिसाब हमने ऊपर में देख लिया था कि किस तरह से इसका किस तरह से लिखेंगे। अगर ये 4:9 लिखेंगे तो इसको भी 4 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था 60 और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था एम को, तो यहाँ पे 4:9 है तो ये 60:m है। इसी अरेंजमेंट को लाइक टर्म्स टुगेदर बोलते हैं। द रेशियो ऑफ लाइक टर्म्स आर इतना हो गया। अब सिंस कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली एज क्वांटिटी, कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली एज क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगा। तो वी इक्वेट द टू रेशियोज एंड गेट, हम इन दोनों रेशियो को इक्वल कर देंगे। 4 और 9 और 60/m, इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन देंगे। इसको क्या बोला जाता है, वी इक्वेट द टू रेशियोज। तो इक्वल कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने एम का आंसर निकाल दिया। तो एक बार और दिखा देते हैं ये वाले सेंटेंस को। लेट एम बी द कॉस्ट, एक तो यहाँ पे जो बैठाएंगे एम बैठाएं या एक्स बैठाएं, कुछ भी बैठाएं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 9 लीटर्स ऑफ ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है एम, और किस में, रुपये में। द लेट एम बी द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ 9 लीटर्स ऑफ ऑयल। देन ऑन राइटिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इतना कुछ यहाँ पे लिखना पड़ा था, उसकी जगह में क्या किया था, ये तो और भी सेंटेंस था पहले, ये यहाँ पे इतना कुछ करना लिखा था, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स यूज़ किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज ₹27, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच पेन। तो यूनिटरी मेथड में करेंगे, अब की बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। तो क्या है, 6 पेन, पेन की डबल, किसकी डबल वैल्यूज़ है, 9 पेन 6 सच पेन, कॉस्ट ऑफ 6 सच पेन। हाँ,
अच्छा, पेन डबल वैल्यूज है तो पेन लेफ्ट में और रुपया राइट में. Is the cost of such pen. Let the price of 6 pens is equal to rupees m. Ratio of number of pens will be equal to ratio of their prices. नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो क्या है? 9 और 6. आपकी आगे पहला नंबर छोटा था, दूसरा बड़ा, आपकी बार छोटा उल्टा हो गया. 9 पेन की कीमत दी हुई है तो 6 पेन निकालना है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा. लेस नंबर ऑफ पेन्स लेस कॉस्ट, जनरली जो रुपया आएगा वो 27 से कम आएगा. तो देखते हैं क्या आता है. नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइजेज. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स का क्या था? 9:6 इक्वल टू कितना होगा? 27:m. 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 9 पेन्स को. तो यहाँ पे 9 पहले आया तो रुपये में 27 पहले आएगा. 9 के बाद 6 आया है तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? m को, तो ये m आ गया. यहाँ पे 9:6 का रेशियो हो गया, यहाँ पे 27:m का रेशियो हो गया. m की वैल्यूज़ मिल गई 18, तो हमने इसको लिख दिया. ए मैन अर्न्स ₹1000 इन 1 day इन 10 days. हाउ मच विल ही अर्न इन 12 days. 10 दिन में उसकी वो 1000 रुपया कमाता है तो 12 दिन में कितना कमाएगा? द अर्निंग्स इन 10 days. अच्छा, इसमें क्या है? वही लेफ्ट एंड राइट. डेज किसका? 10 days 12 days. द डेज लेफ्ट में आ गया, रुपया राइट में आ गया. तो अर्निंग इन 10 days इक्वल टू इतना, अर्निंग इन 1 day इक्वल टू इतना. रीज़न भी दे देगा, लेस डेज लेस अर्निंग, सो डिवाइड. क्योंकि कम, पहले 10 दिन काम कर रहा था, अभी 1 दिन, तो रुपया भी कम हो जाएगा. अब पहले 1 दिन काम कर रहा था, अभी 12 दिन. मोर डेज मोर अर्निंग, सो मल्टीप्लाई. हेंस द रिक्वायर्ड अर्निंग्स इज ₹1200. A man earns ₹1200 in 9 days. So in how many days will he earn ₹2000? 1200 रुपया अर्न करता है 9 दिन में, तो 2000 रुपया कितने दिन में अर्न करेगा? तो इस वही पहले लेफ्ट एंड राइट करना पड़ेगा. लेफ्ट एंड राइट में क्या है? 1200 रुपया 2 बार दिया हुआ है, डेज 1 बार, और डेज निकालना है तो यहाँ पे डेज राइट में आ जाएगा, रुपया लेफ्ट में. कैसे लिखेंगे? टू अर्न ₹1200 द नंबर ऑफ डेज नीडेड 9. 1200 रुपया अर्न करने के लिए 9 दिन काम करना पड़ेगा. तो अब 1200 को 1 करेंगे और उसके बाद रीज़न भी दे देंगे, लेस अर्निंग लेस डेज, सो डिवाइड. अब इस 1 को 2000 करना है तो 1 को 2000 कर दिया. रीज़न क्या दिया? मोर अर्निंग मोर डेज, सो मल्टीप्लाई. इस तरह से हमारा आंसर 15 आ गया. 10 boys consume 4 kg of rice. How much rice will 15 boys consume? 10 बच्चे 4 kg का राइस कंज्यूम करते हैं, तो 15 बॉयज़ कितना kg राइस कंज्यूम करेंगे? तो फिर वही लेफ्ट एंड राइट वाला निकालना पड़ेगा. 10 बॉयज़ 15 बॉयज़, बॉयज़ का डबल वैल्यूज़, बॉयज़ लेफ्ट में, और राइस का से एक वैल्यू राइस राइट में. तो सजा दिया इस तरह से, या अपना आंसर आ गया. 15 बॉयज़ विल कंज्यूम 6 kg ऑफ राइस. इसी को स्टेटमेंट में इस तरह से सजाते हैं प्रोपोर्शन मेथड में. इफ़ 10 बॉयज़ कंज्यूम 4 kg ऑफ राइस, हाउ मच राइस विल 15 बॉयज़? सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग प्रोपोर्शनल मेथड. सिंस मोर बॉयज़ विल कंज्यूम मोर राइस. अच्छा, लड़कों की संख्या क्या हो रही है? 10 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बॉयज़ हो रहे हैं. सिंस मोर बॉयज़ विल कंज्यूम मोर राइस and less number of boys will consume less amount of rice, so this is a case of direct variation or direct proportion or simple proportion. is direct proportion variation, direct proportion और simple proportion 3 नाम है, लेकिन फंक्शन एक ही है. या तो डायरेक्ट वेरिएशन कह लेंगे, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह लेंगे, या फिर सिंपल प्रोपोर्शन कह लेंगे. ठीक है, सिंपल प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के 3 अलग अलग नाम हैं. लेट द कंजम्पशन ऑफ राइस बाई 15 बॉयज़ बी m kg. 15 बॉयज़ का कंजम्पशन निकालना है, तो उसका हमने यहाँ पे कोई भी घर हम खाली नहीं रख सकते, इसलिए हमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेकिन ये चौथा नहीं दिया है. इस चौथे को हम इस चौथे घर में लिखने के लिए हमने m kg लिखा है, जिसको आप x kg भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया. तो m kg हो गया. अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉयज़ लिख दिया 10 और 15. अब कंजम्पशन ऑफ राइस किस यूनिट में? kg में.
10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? दस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 4 kg को। यहाँ पे 10 का 4 लिखा। 15 किसको कर रहा था? m को। तो इस हिसाब से एज द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:15, नंबर ऑफ बॉयज़ जो पहले 10 था अभी 15 हो गया, तो कंजम्पशन ऑफ राइस वुड ऑल्सो भी इंक्रीज इन द रेशियो 10:15, ये भी इसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। सो वी हैव ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो रेशियो है वहाँ के बीच में इक्वल टू का साइन दे देंगे। 10:15 इक्वल टू 4:m। ratio of number of boys equal to ratio of their respective consumption. Since product of extremes equal to product of means, इसलिए 10 इंटू एम, ये पहला आखिरी 10 इंटू एम, इन दोनों के बीच के टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का इक्वल होगा। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंजम्पशन। तो यहीं से हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिल रहा है। यहाँ पे सजा दिया, यहाँ से एम की वैल्यू 6 हो गई। हेंस द कंजम्पशन ऑफ 15 बॉयज़ इज 6 kg। 15 बॉय 6 kg का कंजम्पशन कर लेंगे। अच्छा, क्या है यहाँ पे क्या लिखा है? वाई सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइट वेरिएशन वी सी दैट रेशियो ऑफ वन काउंट ऑफ लाइक टर्म्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म्स। ये तो हमने देखा ही है। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ बुक्स cost, if 12 books cost rupees 204, how much would 20 books cost? तो इसमें डबल वैल्यूज किसका दिया है? बुक्स का। 12 बुक्स 20 बुक्स, तो बुक्स लेफ्ट में और कॉस्ट राइट में। तो पहला क्वेश्चन हो गया कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इक्वल टू ₹204, 12 से 1, 1 से 20, और ये हमारा आंसर निकल गया। कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इक्वल टू 340। इसी का प्रोपोर्शनल मेथड में जब करेंगे तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे 4 वैल्यू चाहिए। 1, 2, पहले का 2, दूसरे का 2, 2 और 2 4, 3 तो दिया हुआ है किताब में, 12, 204 और 20, लेकिन चौथा नहीं दिया है। इसलिए चौथा को हमने जो भी हमारा अप्रोप्रिएट होगा उसको हमने एम मान लिया है। आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। तो ये चौथा क्या है, कौन सा मांगा है? हाउ मच कॉस्ट मांगा है, तो रुपीज़ में होगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, 20 किताबों की, 12 किताबों का कीमत इतना है, तो 20 किताबों की कीमत कितनी होगी? तो 20 किताबों की कीमत हमने रुपीज़ एम पकड़ लिया। ये हमने सजा दिया इस तरह से, नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट में और कॉस्ट राइट में, और कॉस्ट किस में दिया है? रुपीज़ में। तो ये सजा दिया। अब यहाँ पे लॉजिक क्या देंगे? एज द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीज इन द रेशियो, जो पहले 12 किताब था अभी 20 किताब का दाम निकालना पड़ेगा। the cost of books would also be increased in the ratio, वो भी इसी रेशियो में इंक्रीज करेगा 12/20। सो वी हैव ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी ये जिस रेशियो में बढ़ेगा वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला जो होता है यहाँ पे बैठा दिया 12:20, यहाँ पे 204:m। अब यहाँ से m की वैल्यू मिल गई। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉस्ट, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एस्टीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ से हमारे m की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्या है? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 3 शर्ट्स इज 7.2 मीटर। 3 शर्ट्स सिलवाने के लिए 7.2 मीटर का कपड़ा लगता है। तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच विथ 36 मीटर क्लॉथ? तो 36 मीटर क्लॉथ में कितना कपड़ा हमारा इस हिसाब से जो है बनके शर्ट्स बनके तैयार हो जाएंगे। 3 शर्ट के लिए लगता है 7.2 मीटर, तो 36 मीटर में कितने शर्ट्स हमारे बनके तैयार हो जाएंगे? तो डबल वैल्यूज़ किसकी दिया हुआ है? 7.2 मीटर 36 मीटर, यानी मीटर का लेंथ का कपड़े का दिया हुआ है। तो यहाँ से कपड़ा लेफ्ट में चला जाएगा और नंबर ऑफ शर्ट राइट में चला आएगा। तो स्टेटमेंट को कैसे लिखें लेफ्ट और राइट करने के लिए? विथ 7.2 मीटर क्लॉथ 3 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब 7.2 को 1 करेंगे तो नीचे में 7.2 डाल दिया, 1 को 35 करेंगे, यहाँ 36, यहाँ पे इसको 36 करेंगे तो यहाँ पे 36 डाल दिया, अपना आंसर आ गया 15। तो 15 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड विथ 36 मीटर, 36 मीटर क्लॉथ। अच्छा,
उसी को इस फॉर्म में अगर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में दें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शर्ट्स बी एम, तो यहाँ पे ये 7.2 और 36, यहाँ पे 7.2 मीटर में कितना शर्ट में सिलता था, 3 शर्ट, 36 में कितना सिलेगा, एम नंबर ऑफ शर्ट्स। एम की वैल्यू नहीं जानते एम की वैल्यू हम निकालना है। एज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इंक्रीज इन द रेशियो 7.2 से 36, लेंथ ऑफ क्लॉथ पहले 7.2 था, अभी उसकी जगह में 36 हो गया, तो इंक्रीज़ किया। अगर वो इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ शर्ट्स भी 3 से ज़्यादा मिलेंगे, तो एज द नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टीड ऑल्सो भी इंक्रीज इन द रेशियो 7.2 to 36. So we have a direct proportion, and in direct proportion two quantities increase or decrease in the same ratio. तो इस वजह से हमने 7.2 to 36 इक्वल टू 3:m, यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली। लैंग्वेज जो है ये आपके सामने है, इसको देख के लिखिए। आप देखिएगा यहाँ पे हर स्टेटमेंट में फॉर्मेट तो वही है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होता जा रहा है। जो भी स्टेटमेंट आपके साथ कंफर्टेबल है आप उसको फॉलो कीजिए।